तो बुलेटिन की शुभ शुरुआत राम भक्तों के लिए शुभ समाचार के साथ करेंगे। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है कि राम मंदिर के विस्तार का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के मौके पर अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ राम कथा संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि भक्तों को राम संस्कृति के संपूर्ण दर्शन हो सकें। इसकी खास बात देखिए ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में 20 गैलरी बनाई जा रही हैं। डिजिटल गैलरी को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है, जहां पर राम भक्तों को 7D तकनीक के माध्यम से राम संस्कृति के दर्शन करवाए जाएंगे। वहीं खुशखबरी ये भी निकल कर आई है कि मंदिर में दूसरे तल का गर्भगृह भी अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की नगरी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। अंतिम कार्य जो है राम मंदिर का, वो भी अब बिल्कुल अंतिम चरण में नजर आ रहा है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। इस बार विशेष होने जा रहा है सबसे ज्यादा 7D मॉडल, जिसमें राम संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी तमाम श्रद्धालुओं को। प्रथम तल और द्वितीय तल भी पूरी तरीके से बनकर अब तैयार हो चुका है। राम मंदिर संग्रहालय का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें बिल्कुल न सिर्फ आध्यात्मिकता को ध्यान में रखा गया है, बल्कि टेक्नोलॉजी से भरपूर ये मॉडल, जिसको देखकर लोग पूरी तरीके से रूबरू हो सकेंगे। सनातन संस्कृति कहती है कि अयोध्या के रोम रोम में राम बसे हैं। यहाँ पग पग पर श्री राम के जीवन से जुड़ी अनुभूतियां हैं। यही वजह है कि जिस पावन धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार लिया, उसकी रज को नमन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अयोध्या से ही नहीं, देश भर से श्री राम से जुड़ी दुर्लभ लिपियों और स्मृतियों का चयन कर उन्हें राम नगरी में संजोया जा रहा है, ताकि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को श्री राम के आदर्श, उनकी मर्यादा और उनके स्वरूप का संपूर्ण और सजीव दर्शन हो सके। गुड न्यूज ये है कि इस उद्देश्य के साथ बन रहा राम कथा संग्रहालय अप्रैल 2026 तक तैयार हो जाएगा। राम कथा संग्रहालय में तो केवल राम केंद्रित है, जो भी चीजें हैं वो राम केंद्रित है। अयोध्या नगरी का इतिहास है, तो एक प्रकार से आप लक्ष्य समझें, उद्देश्य समझें, या एक लक्ष्मण रेखा यह है कि वह एकमात्र राम जी की महानता, मर्यादा पुरुषोत्तम को वहाँ प्रस्तुत करनी है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में राम मंदिर ट्रस्ट एक म्यूजियम का भी निर्माण कर रहा है, जिसमें 20 गैलरीज बनाई जा रही हैं। इन डिजिटल गैलरीज में 7D तकनीक के जरिए राम संस्कृति का दर्शन कराया जाएगा। एक दूसरा हिस्सा है IIT मद्रास, उसको कर रहा है 3D, 4D, 5D, वो 7D कर रहा है। 7D अब हमारी तो कल्पना में नहीं आ सकता। धर्माध्यात्म ही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में भी अयोध्या विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनकर उभरे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश दुनिया से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शनों का आध्यात्मिक लाभ मिले, इसके साथ ही वो अयोध्या भ्रमण के दौरान विश्व स्तरीय सुविधाओं का आनंद ले सकें, इसके लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अयोध्या को कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय नगरी के रूप में प्रस्तुत कर सकें और दर्शनार्थी, यात्री, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी किया जाए। तो यह सब कार्य तो राज्य सरकार करेंगे। राम मंदिर विस्तार का काम अंतिम चरण में है। 25 नवंबर तक राम मंदिर परिसर से जुड़े सभी सहायक भवन तैयार हो जाएंगे। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसके जरिए राम मंदिर के निर्माण कार्य के पूरे होने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इस समारोह में बड़ी संख्या में राम भक्तों के पहुंचने का अनुमान है।
क्योंकि 25 नवंबर को ध्वजारोहण अगर मंदिर पे होना है तो एक घोषणा है कि अब मंदिर और उसके सहायक भवन सब पूर्ण हो गए। शुभ समाचार ये भी है कि दूसरे तल के मंदिर का गर्भगृह अब पूरी तरह तैयार है। यहाँ सभी प्रमुख भाषाओं में लिखी रामायण की प्रतियां मौजूद होंगी और भगवान श्री राम का विशेष यंत्र भक्तों को दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पितृपक्ष का समय है। संगम नगरी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ किया गया तर्पण और श्राद्ध पितरों को मोक्ष दिलाता है। इस बार एक खास पहल भी देखने को मिल रही है। जो लोग संगम नहीं आ पा रहे उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा शुरू की गई है। प्रयागराज के संगम तट पर पितृपक्ष में श्रद्धालुओं का भारी जनसमूह उमड़ रहा है। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार प्रयाग, काशी और गया पिंडदान के सबसे प्रमुख स्थल माने जाते हैं। मान्यता है कि संगम पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यूं तो हर साल लाखों श्रद्धालु पितृपक्ष में संगम पर आते हैं। पितरों की तृप्ति और मुक्ति के इस पखवाड़े में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। लेकिन तेजी से बदलते और डिजिटाइजेशन के इस दौर में अब श्रद्धालु डिजिटल माध्यम से भी अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं। पुरोहित व्हाट्सएप कॉल के जरिए जजमानों को पूजा कराते हैं और संगम में पिंडदान संपन्न कराते हैं। काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। साथ ही जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज में नहीं आ पा रहे हैं पिंडदान करने के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। जो लोग किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी जो है पिंडदान जो है कर सकते हैं, अपने घर बैठे पिंडदान कर सकते हैं और ब्राह्मण दक्षिणा भी जो है QR कोड के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे हैं इस बार जो है बाढ़ ज़्यादा है, तो कुछ लोग जो है बाढ़ की वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सेवा प्रदान की है कि जो लोग पिंडदान करना चाहते हैं, अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं, वैकुंठवास कराना चाहते हैं, तो मोक्ष दिलाना चाहते हैं, तो वो लोग अपने घर बैठे जो है ऑनलाइन भी पूजा कर सकते हैं। अभी तक अनुमानित हमने 7 से 8 लोगों की पूजा करा दी और लोग काफ़ी लोग संपर्क में बने हुए हैं। और डेली आप समझिए कि अभी हम लोग एक दिन में 2 या 3 जो है ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक में। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो वो कर रहे हैं। किसी न किसी के पास कोई ना कोई कारण है, तो एक अच्छी जो है सुविधा ये है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, असमर्थ हैं या किसी प्रकार की समस्या है, तो ऑनलाइन संपर्क करके हम लोगों से जो है ऑनलाइन अपने पितरों के लिए पिंडदान करा रहे हैं प्रयागराज। कई ऐसे लोग हैं जो भारत में नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश संगम नगरी तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से तर्पण की प्रक्रिया बेहद लाभदायक साबित हो रही है। यहाँ जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था है, उससे लोग जुड़े हैं, उस परंपरा से भी लोग जुड़े हैं। पिताजी के पिंडदान के लिए, और यदि जो लोग नहीं आ पाते हैं उनका पिंडदान ऑनलाइन द्वारा हो जाता है। जो कोई करना चाहे तो ऑनलाइन पिंडदान हो जाता है। कितनी अच्छी सुविधा है। सभी लोगों मतलब जो ना आ पाए वो ऑनलाइन पिंडदान कर दें। मान्यता है कि प्रयाग में मुंडन संस्कार और तर्पण से ही पितृकर्मों की शुरुआत होती है। इस बार गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ने से संगम का क्षेत्र कुछ सिमटा जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पितृपक्ष पर प्रयागराज का संगम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा की गहरी जड़ों को भी दिखाता है। चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस परंपरा को निभा रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। नमो भारत रैपिड ट्रेन और मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट का काम अब पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस योजना का शुभारंभ कर सकते हैं।
दिल्ली एनसीआर से लेकर मेरठ तक कनेक्टिविटी को नया आयाम देने वाली ये परियोजना यात्रियों के लिए न सिर्फ सफर आसान बनाएगी बल्कि क्षेत्र के विकास में भी बड़ा योगदान देगी। दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के मुसाफिरों को जल्द मिलने जा रही है सहूलियत भरी सौगात। दरअसल दिल्ली एनसीआर और मेरठ को जोड़ने वाली रैपिड मेट्रो ट्रेन नमो भारत का आखिरी चरण भी पूरा हो गया है, जिसके चलते दिल्ली से मेरठ का सफर अब 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सकेगा। रैपिड मेट्रो के इस आखिरी चरण में 4 नए स्टेशन जोड़े गए हैं, जिसमें दिल्ली का सराय काले खां, मेरठ का शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम स्टेशन शामिल है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि देश में पहली बार एक ही ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन और मेट्रो एक साथ दौड़ सकेंगी। एनसीआरटीसी ये प्रयोग मेरठ के मोदीपुरम डिपो से साउथ मेरठ के बीच करने जा रहा है। मेरठ मेट्रो के इस रूट पर 13 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 4 स्टेशन पर मेरठ मेट्रो के साथ साथ नमो भारत ट्रेन भी रुकेगी। जानकारों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट न केवल यात्रियों को सुविधा देगा, बल्कि एनसीआर में आवाजाही सुगम बनाने के साथ साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूरोप का देश डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारतीय संस्कृति के रंग देखने को मिले। दरअसल वहां पर नमस्ते डेनमार्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पहल वहां के विदेश मंत्रालय के साथ भारतीय दूतावास ने मिलकर की। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति, नृत्य और संगीत देखने को मिला। वहीं पर कार्यक्रम के समापन समारोह पर लोगों ने जमकर भारत माता के जयकारे लगाए। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखाने किस प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम किया गया। डेनमार्क की ये तस्वीरें भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय की ओर से जॉइंट कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। और अब बात मिस्र के ऐतिहासिक गीजा पिरामिड्स की, जहां भारतीय सेना के जाबाजों ने अपना दमखम दिखाया। दरअसल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 नाम से कई देश एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के लिए भारतीय सेना के जाबाज भी वहां पहुंच गए हैं। इस सैन्य अभ्यास के बीच वहां भारत और साइप्रस के पैरा ट्रूपर्स ने ऐतिहासिक गीजा पिरामिड्स के ऊपर झंडों के साथ फ्री फॉल जंप का प्रदर्शन किया। व्यापार में पैसे के साथ साथ सुकून कैसे कमाया जाए, इसकी मिसाल बन गए हैं नासिक के गजानन भालेराव, जो शहद के कारोबार में हैं और उनकी मधुमक्खियों के साथ दोस्ती लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। देखिए, अगर आप एक साथ हजारों मधुमक्खियों से घिर जाएं, तो उनकी भनभनाहट सुनकर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के गजानन भालेराव के लिए मधुमक्खियों की भनभनाहट मधुर संगीत की तरह है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं मधुमक्खियों के नाम कर दी है। मधुमक्खियां गजानन भालेराव की जिंदगी है, उनकी दिनचर्या है, उनका पेशा है। भालेराव पिछले 17 साल से पेशेवर तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी माधुरी भी इनकी इस मुहिम में पूरी तरह से इनके साथ जुटी हुई है। मधुमक्खियों से इनका लगाव ऐसा है कि अपनी संततियों से कह दिया कि जिस दिन मेरा शरीर शांत हो जाए, मुझे जलाने के लिए लक्कड़ नहीं बल्कि मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होने वाले बक्सों का ही इस्तेमाल करना। मेरे बेटे को भी बोला मैं, सर जी क्या है, मैंने मेरे बेटे को बोला भाई मैं भी मर गया, ये बक्से के ऊपर जलाने का, और तू भी क्या कर, इसी के ऊपर काम कर, पूरा मधुमक्खी के पालन ही कर, बस दूसरा कुछ भी नहीं। कुदरत के इस नायाब शाहकार के साथ इनका दोस्ताना कुछ ऐसा हो गया है कि मधुमक्खियों का छत्ता उठाते हुए वो ग्लव्स पहनना भी जरूरी नहीं समझते। बस एहतियात के तौर पर अपने चेहरे को सेफ्टी नेट से कवर कर लेते हैं। यूं तो मधुमक्खियां भी इन्हें अपना दोस्त ही मानती हैं, लेकिन गफलत में किसी ने डंक मार भी दिया तो इन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। गजानन भालेराव की माने तो इस धरती से अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो धरती का अस्तित्व भी मिट जाएगा।
मौजूदा दौर में इन मधुमक्खियों के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है कीटनाशक, जिसका छिड़काव किसान अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए करते हैं। गजानन भालेराव जहां भी मधुमक्खी पालन करते हैं, वहां के किसानों को पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करने की गुजारिश करते हैं। ये जो है, ये मधुमक्खी जो अपन पालते हैं, जो अपना निसर्ग है, निसर्ग का संवर्धन हो जाता है, अपना भी चलता है। कैसा है, अपन क्या करते हैं, मधुमक्खी पालते हैं, कैसा खेती वाले को बोलते हैं बाबा तुम पेस्टिसाइड मत मारो, पेस्टिसाइड मार दिया तो मक्खी मर गई ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल में पूरा आदमी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। असल में मधुमक्खियां फूलों के रिप्रोडक्शन एजेंट के तौर पर काम करती हैं। अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल और फल के बीज बनने बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि गजानन भालेराव ने मधुमक्खियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया है। मधुमक्खियों से इनके प्रेम की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बचपन में ये बेखौफ मधुमक्खियों के छत्ते के पास चले जाते थे और उसमें उंगली पिरोकर शहद चखा करते थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जब 16 साल की उम्र में इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन की। इसी क्रम में ट्रक से राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिले के गांव से गुजरते थे। जब इन्होंने मधुमक्खी पालन से जुड़े बक्सों को देखा तो इनकी जिज्ञासा बढ़ गई। 2007 में मैं राजस्थान की तरफ उधर गाड़ी लेके जा रहा था। जब मेरे को ये मधुमक्खी के बक्से दिखे तो मैं तुरंत बोला कि चलो यार इनसे मिलते हैं अपन, क्या है इसमें और क्या है इसमें, बक्से है काय के है, कैसे है, क्या है। वो मधुमक्खी उड़ रही देखा है मैंने। जब मैंने गाड़ी खड़ा करके मैं मधुमक्खी के पास गया, वो मालिक से बोला भाई ये क्या है, वो बोलते हैं मधुमक्खी है। मैंने बोला फिर यार इसमें तुम पाल रहे हैं, इसमें कुछ है, मिलता है क्या नहीं? तो वो बोले हाँ यार बहुत मिलता है, तुम भी करो, महाराष्ट्र में बहुत कम है। कोटा और झालावाड़ में मधुमक्खी पालन का व्यवस्थित प्रबंध देखकर इन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ा और खुद ये काम शुरू कर दिया। पहले इन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बाकायदा ट्रेनिंग ली और फिर सिर्फ 50 बक्से से कारोबार शुरू किया। आज इनके पास 1000 बक्से हैं और ये पूरे देश में घूम घूम कर कारोबार करते हैं। मौसम में होने वाले परिवर्तन के हिसाब से ये अपने कारोबार के स्थान का चयन करते हैं। इनके पास एक मिनी ट्रक है जिस पर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मसलन टेंट, बर्तन, चूल्हा चौका, कपड़े, बिस्तर वगैरह लादकर ये लगातार भ्रमण करते रहते हैं। जगह जगह घूमना पड़ता है, क्यों अपन उसमें का शहद निकालते हैं, पोलन निकालते हैं, जो वैक्स रहता है वैक्स निकालते हैं। इसीलिए अपन को जहाँ जहाँ जाने का, अभी यहाँ पे देखो अनार है, समझो अनार है, बाजरी है, मक्का है। इधर कैसा है, पोलन भी मिलता है अपन को, थोड़ा बहुत शहद भी मिलता है। इसलिए अपन क्या है, जगह जगह ये बक्से लेके अपन ऐसे घूमते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश भर में करीब 80,000 लोग भालेराव के कारोबार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मधुमक्खी पालन के कारोबार से इन्होंने नासिक में एक बढ़िया घर बनवा लिया है, 4 बेटियों की शादी कर दी है। कुदरत का निजाम बड़ा ही अद्भुत है। आप बस इतना जान लीजिए कि जो शहद आपके घर तक चंद रुपयों को अदा करके पहुंचता है, उसको बनाने के लिए मधुमक्खियां रोजाना करीब 11 घंटे 53 मिनट तक जद्दोजहद करती हैं। अपनी रानी की सदारत में 36 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद फूलों के रस का पान करती हैं और उन्हीं को शहद में तब्दील करती हैं। 36 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान में ये सरवाइव नहीं कर सकती। शहद बनने की प्रक्रिया इतनी जटिल और दुरूह है कि इस हाईटेक एज में भी इसे दूसरे किसी मैकेनिज्म से बनाया नहीं जा सकता। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए विश्व प्रसिद्ध मिस्र में इन दिनों युवाओं को विरासत से जोड़ने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हस्तशिल्प, नक्काशी का प्रशिक्षण लिया। काहिरा के युवाओं को जब अपनी परंपरा और विरासत से जोड़ने का सुनहरा मौका मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ की ऐतिहासिक 19वीं सदी की एक खूबसूरत हवेली में युवाओं के लिए पारंपरिक हस्तशिल्प की वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसका मकसद मिस्र की हस्तकला विरासत को फिर से जीवित करना है। इस साल करीब 100 युवा दस्तकारों ने इसमें हिस्सा लिया।
लकड़ी के इनले, सुलेख, तांबे की नक्काशी और पारंपरिक विधाओं का उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण दिया गया। युवा दस्तकारों में इस वर्कशॉप को लेकर भरपूर जोश दिखाई दिया। इस साल मैंने वुड इनले सीखा। ये एक बेहद खूबसूरत और मजेदार अनुभव था। यहाँ हो रहे कार्यक्रम युवाओं को न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में मदद कर रहे हैं, बल्कि एक पुरानी संस्कृति को आज भी जीवन शैली में पिरो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में बिजली घर में अब रोबोट की तैनाती कर दी गई है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानी कर्मचारियों की तरह उपकरणों की जांच करते हैं, लेकिन लगातार काम करने की क्षमता के कारण ये इंसानों की तुलना में बेहतर विकल्प है। दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में बिजली सब स्टेशन में अब इंसानों की जगह ले रहे हैं एआई लेस ह्यूमनॉइड रोबोट। ये रोबोट इंसानी कर्मचारियों की तरह उपकरणों की जांच करते हैं, लेकिन इनकी लगातार काम करने की क्षमता और ज्यादा सटीकता इन्हें इंसानों की तुलना में बेहद विकल्प बनाती है। करीब 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले इलाकों में इंसानों का लगातार काम करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में ये रोबोट और रोबोटिक डॉग्स कैमरा और थर्मल सेंसर की मदद से खतरनाक माहौल में भी बिना रुके निरीक्षण कर सकते हैं। इन ह्यूमनॉइड रोबोट को एक चीनी रोबोटिक्स कंपनी ने डिजाइन किया है। इनके सेंसर, मैनिपुलेटर्स और एआई कंप्यूटिंग को बेहतर बनाकर इन्हें और एडवांस किया गया है। तकनीक के इस तेजी से बदलते युग में जब इंसान जोखिम से दूर हट रहा है, तो रोबोट उनकी जगह लेकर काम को बिना रुकावट जारी रखने में सहायक साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।